स्वागत है तुम्हारा मैनोर मागा सीरीज के एक और नए पार्ट में। और अभी तक तुमने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, वरना तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उन पार्ट्स को देख सकते हो। तो फिर सीधा स्टोरी पर आते हैं। मैन होल चैप्टर 20 परसूट। चैप्टर की शुरुआत में हमें सारा पुलिस स्टेशन के रीयूनियन हॉल का सीन दिखाते हैं, जहां पर सारे एजेंट्स बैठे हुए थे। फिर वहीं पर कमिश्नर योशियाकी मिगावा अपनी स्पीच देते हुए कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति से निपट रहे हैं जो सोचता है कि वो सभी के लिए उपकार कर रहा है, एक बहुत खतरनाक संक्रमक बीमारी फैलाकर। आखिर वो किसका मजाक उड़ा रहा है? इस जुल्म में क्या इंसाफ है? मसाकी मिजुनो ये उस आदमी का नाम है जिसे तुम्हें रोकना होगा। आपको अपना शरीर और आत्मा को समर्पित करना होगा। मैं चाहता हूँ कि वो जेल में हो जितना जल्दी हो सके। फिर सीन बदलता है और हमें इनोई दिखाई जाती है। वो कैन से कहती है, वो मुझे पहले से ही परेशान कर रहा है। वो कमिश्नर, वो हमें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है और अब अचानक वो एक नाराज चीज की भूमिका निभाना चाहता है। यह सुनकर कैन उससे कहता है, वो उन युवा नौकरशाहों में से एक है जो बस अपने करियर के बारे में सोचते हैं। वो बस बड़ी कहानियों के पीछे भागता है। फिर इनोई कहती है, मैंने ध्यान दिया है, पर हम अभी क्या करने वाले हैं? फिर कैन उससे कहता है, ये संकट विभाग के लोग हैं जो अधिकांश काम करेंगे और हम इस बात की जांच करने जा रहे हैं कि इस पूरे मामले के पीछे क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आदमी मसाकी तमुरा, इसके साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहला व्यक्ति होरिगावा योशितो, उसको उसके माता पिता ने जबरदस्ती अंडरग्राउंड इंस्टीट्यूशन में भेज दिया था, पर तमुरा के मामले में ये अलग है। इस वक्त उसका अपने माता पिता या भाइयों से कोई संपर्क नहीं है और ऐसा लगता है कि उसका कोई करीबी दोस्त भी नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे उस इंस्टीट्यूशन में कौन भेज सकता है। ये सुनकर इनोई कहती है, अब आपने इसकी बात करी है तो ये थोड़ा अजीब है, पर उसने कहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर कैन उससे कहता है, जब तुम याददाश्त खोने का नाटक करते हो इसका मतलब ये होता है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। ये हो सकता है वो अपराधी के सीधे संपर्क में था, इसलिए मैं तमुरा के अपार्टमेंट की जांच करने जा रहा हूँ और तुम भी आ रही हो मेरे साथ। दूसरी तरफ कमिश्नर को खबर मिलती है कि उनके लोगों ने मसाकी मिजुनो का एड्रेस ढूंढ लिया है। यह सुनकर कमिश्नर कहते हैं, फिर से तुमने अपने पीछे सुराग छोड़ दिया मसाकी मिजुनो। मुझे लगा था कि तुम होशियार हो, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। ठीक है, फिर एची हेडक्वार्टर से संपर्क करो, उनसे कहो कि मैं चाहता हूँ कि वो मिजुनो के केस पर हमारी मदद करें। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि कैन और इनोई तमुरा के अपार्टमेंट के पास पहुँच चुके हैं। फिर कैन इनोई को बताता है कि उन्हें मिजुनो का एड्रेस मिल गया है, आईसी पुलिस उसकी देखभाल कर रही है। ये सुनकर इनोई कहती है, क्या पहले ही? खैर, इस प्रकार से डिटेक्टिव के साथ चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। फिर कैन परेशान होकर कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोई चाल नहीं होगी। इसके बाद वो तमुरा के अपार्टमेंट में चले जाते हैं और उसका रूम कुछ ऐसा था। जाहिर सी बात है वो पॉर्न एडिक्ट था, तो उससे ऐसे ही उम्मीद लगा सकते हैं। ये देखकर इनोई कहती है, कोई भी वर्ड्स इसे डिस्क्राइब करने के लिए नहीं हो सकते। और फिर कैन कहता है, इस आदमी का इन चीजों की पसंद काफी अच्छी है। फिर इनोई कहती है, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे आपने इस कहानी की शुरुआत से ही शहर की सबसे गंदी जगहों पर ही घसीटा है? फिर कैन की नजर तमुरा के कंप्यूटर पर पड़ती है और वो इनोई से कहता है, इसके सारे ईमेल्स को चेक करो। इनोई उससे कहती है, क्या? मैं किसी भी हालत में इसे नहीं छूंगी। तभी कैन की नजर तमुरा के डस्टबिन में पड़े एक जले हुए कागज पर पड़ती है। फिर कैन उस कागज को खोलने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स मिजुनो के घर को घेर लेती है और जो उस केस का इंचार्ज होता है वो कहता है, पीछे के दरवाजे को ब्लॉक कर दो। सब सुनो, फाइनल रिकेप है, हमारे पास अभी भी वारंट नहीं है। हम उसे अपने आप को सौंपने के लिए मजबूर करेंगे और सभी धमकी भरे हाव भाव से बचेंगे। तो कुल मिलाकर हम सब जेंटलमैन की तरह बर्ताव करेंगे। वो सभी पुलिस वाले कहते हैं, यस सर। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 21 मेंस। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि कैन और इनोई को उस कागज में एक नंबर मिलता है और वो नंबर एक फैक्स नंबर था। कैन इनोई को इस नंबर की जांच करने को बोलता है। कैन कहता है, एक सिंपल फैक्स पेपर? हाँ, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ हो। कैन फैक्स मशीन को खोलता है तो उसे उसमें एक फैक्स पेपर मिलता है जिस पर लिखा था, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में सब जानता हूँ, कल शाम 6 बजे इस जगह पर आ जाना। कैन अपनी जेब से वो एड्रेस निकालता है जो होरिकावा की माँ ने उसे दी थी। कैन कहता है, ये हैंडराइटिंग बिल्कुल एक जैसी है, ये यकीनन वही है। फिर इनोई आकर कहती है, मिजुगोची, मैंने नंबर के बारे में जान लिया है, ये पास के एक कन्वीनियंस स्टोर का नंबर है। फिर वो दोनों उसी कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं। कैन उस स्टोर के मालिक से पूछता है, 60 साल का एक व्यक्ति जो सन ग्लासेस पहनता है, तुम उसे जानते हो? फिर वो स्टोर का मालिक कहता है, हाँ मुझे याद आया, सन ग्लास वाला वो आदमी बताता है, यहाँ बहुत कम लोग फैक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए वो मुझे काफी अच्छी तरीके से याद है। फिर कैन उसे उस आदमी की फोटो दिखाता है। स्टोर का मालिक फोटो को देखकर
सुनकर कहता है वो लगभग इसी उम्र का था, पर ये अलग है, ये वो बंदा नहीं है। ये सुनकर केन और इनोए दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस आदमी को क्रिमिनल समझ रहे थे वो क्रिमिनल नहीं था। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर जो मिजुनो के घर के बाहर खड़े थे वो घर के अंदर जाते हैं और कहते हैं हम पुलिस ऑफिसर हैं, क्या आप मिस मिजुनो हैं? अच्छा ये बताइए, ये मसाकी मिजुनो क्या वो यहाँ है? मिजुनो की वाइफ कहती है नहीं, सच बताओ तो मेरे हस्बैंड 2 महीने पहले अलास्का की ट्रिप पर गए थे अपनी फोटोग्राफर जॉब के लिए। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। ये खबर कमिश्नर को भी मिल जाती है। कमिश्नर का एक आदमी उन्हें बताता है इसमें कोई गलती नहीं हुई है, मसाकी मिजुनो ने 2 महीने पहले ही जापान छोड़ दिया था। तब कमिश्नर उस आदमी की डिटेल्स देखते हैं तो उसमें कोई और ही था। तो अब मैं तुम्हें इसे सही से समझाता हूँ। असल में ये फोटो वाला व्यक्ति यही असली मसाकी मिजुनो है, और ये जो व्यक्ति है स्टोरी का मेन विलन, उसने इस बंदे की आइडेंटिटी चुराई थी ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके, और ऐसा हुआ भी। केन और कमिश्नर दोनों ही समझ जाते हैं कि उसने पूरे डिपार्टमेंट को बेवकूफ बना दिया है। केन इनोए से कहता है हम फिर से शुरुआती पॉइंट पर आ गए, चलो डिपार्टमेंट पहुंचकर वापस से काम पर लौटे। फिर सीन बदलता है और हमें रीयूनियन हॉल का सीन दिखाते हैं, जहां पर कमिश्नर ने अपने एजेंट्स को कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया था। दूसरी तरफ केन और इनोए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। इनोए अपने कंप्यूटर पर डिटेल्स चेक कर रही होती है, तभी उसे उसमें कुछ मिलता है। वो केन से कहती है मिज़ुगोची, ये जो किताब है ये किसी भी दुकान पर नहीं मिलती है, हम इसे सिर्फ इंटरनेट पर ही ऑर्डर करके खरीद सकते हैं। केन ये सुनकर कहता है ओह अच्छा, तो इससे हमारा क्या लेना देना? तब इनोए उसे बताती है अगर ये किताब ऑनलाइन खरीदी गई है तो बेचने वाले के पास खरीदने वालों की जानकारी होगी। फिर केन उससे कहता है तो हमें बुक के पब्लिशर से कांटेक्ट करना चाहिए। इनोए कहती है हाँ मैं यही करने वाली हूँ। इनोए उस पब्लिशर को कॉल लगाती है पर उसके पास कोई भी वारंट नहीं था, तो वो पब्लिशर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है। फिर इनोए कहती है काश कि ऐसा होता कि हमारे पास एक हैकर होता जो हमारी मदद करता। तभी एक एम्प्लॉय उसकी बात सुन लेता है और वो कहता है अगर तुम्हें किसी हैकर की जरूरत है तो मैं एक को जानता हूँ, वो पुलिस के लिए काम करता है। कैन उससे पूछता है क्या पुलिस ने एक हैकर को एम्प्लॉय रखा है? वो आदमी उससे कहता है नहीं, वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, पर उसने बायो टेररिज्म केस में हमारी मदद करी थी। फिर वो उस हैकर को कॉल लगाते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 22 द कोलैबोरेशन। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि इनोए उस हैकर से बात कर रही होती है। हैकर इनोए से कहता है ये सब बिल्कुल भी कानूनी नहीं लगता है और तुम लोग मुझे अपना साथी बनाना चाहते हो। इनोए कहती है मुझे माफ करना, मैं जानती हूँ कि मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ कहा था। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर वो हैकर कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं इतना आसान काम नहीं कर पाऊंगा? ये कहकर वो हैकर कॉल काट देता है। इसके बाद वो हैकर इनोए के कंप्यूटर को हैक कर लेता है और उसमें उस लिस्ट का डेटा डाउनलोड कर देता है। इनोए केन को बताती है ये वही लिस्ट है जिसमें उस किताब के खरीदने वालों का नाम लिखा होगा। फिर वहाँ पर डिटेक्टिव ताकि आकर केन से पूछते हैं हे केन ये क्या है? ऐसा कुछ देर से उस प्रिंटर में से निकल रहा है। केन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ये उन सभी लोगों की लिस्ट है जिन्होंने इसे खरीदा है। फिर केन इनोए से कहता है इनोए इस लिस्ट को थोड़ा छोटा करो। फिर वो लोग उन नामों को पढ़ने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव ताकि को उस लिस्ट में कुछ दिखता है। वो चिल्लाकर कहते हैं एक सेकंड रुको, वहाँ देखो। तभी ताकि हिरोशी कुरोकावा नाम देख करके हैरान हो जाते हैं। फिर ताकि पछताते हुए कहते हैं ये जुड़ा था, ये सब कुछ उस केस से जुड़ा था। केन ताकि से कहता है शांत हो जाओ और हमें समझाओ कि क्या हुआ है। फिर ताकि कहते हैं मैं इस नाम को जानता हूँ और मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। हिरोशी कुरोकावा ये उसी लड़की का ग्रैंडफादर है, वही लड़की जिसका 4 साल पहले सहारा में किडनैप और रेप हुआ था। ये वही आदमी है जिसे मसाकी तमुरा की वो वीडियो कैसेट मिली थी। तो हमारे मेन विलन का असली नाम है हिरोशी कुरोकावा। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि उसने ये सब अपनी ग्रैंड डॉटर का रिवेंज लेने के लिए किया था। उसने फ्लेरिया वायरस इसलिए बनाया था ताकि वो मसाकी तमुरा से अपनी ग्रैंड डॉटर का रिवेंज ले सके और उसे तड़पा सके। जहाँ तक होरिगावा योशितो की बात है तो वो बस उसका एक सब्जेक्ट था उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ताकि कहते हैं बिना किसी शक के ये यकीनन वही है। दूसरी तरफ रीयूनियन हॉल में कमिश्नर सभी एजेंट्स को हिरोशी कुरोकावा के बारे में सब कुछ बता देते हैं। कमिश्नर कहते हैं हिरोशी कुरोकावा मसाकी तमुरा से बदला लेना चाह रहा था। उसने अपनी रिसर्च वाली नॉलेज से फ्लेरिया का उपयोग किया और एक जानलेवा मेथड बनाया तमुरा को मारने के लिए। मेरे ख्याल से हिरोशी कुरोकावा उसने अपना बदला पहले से ही ले लिया है और वो अब भाग रहा है। अब हम फ्लेरिया फैलने के सभी खतरों को दूर कर सकते हैं। हमारी केवल एक ही प्रायोरिटी है,
ये पता लगाना कि वो कहाँ छुपा है। जल्दी करो और ढूंढो उसे। मैं चाहता हूँ कि उस आदमी की तस्वीर देश की हर दीवार पर हो। फिर सीन बदलता है और हमें हेल्थ डिपार्टमेंट का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर को किसी बंदे के ब्लड में फिलेरिया वायरस मिलता है और वो किसका है ये तुम्हें अगले चैप्टर में पता चलेगा। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।